Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss chapter number 7, Conservation of Plants and Animals, Subject Science, Standard 8th. As the name of the chapter of Conservation of Plants and Animals, we should understand what is conservation, why should we conserve plants and animals. So first of all, we will discuss certain issues that why plants and animals are in danger, why we need to conserve them, because plants and animals plays important roles in our life. So let's start. Deforestation and its causes. What is deforestation? Deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. As we know, in the earlier time period, most of the land was covered by the trees and forest were dense. But nowadays, we are cutting trees for the various purposes. So, clearing of the forest and we are using that land for the various purposes, which is known as deforestation. Here you can see that many trees are cut by human beings for the various purposes, and now this forest is not dense. This leads to the deforestation. What are the causes of deforestation? तो causes क्या है? First one, procuring land for cultivation. As we know, population of on the earth is getting increasing day by day. Population बढ़ रही है तो सामने जितने लोग बढ़ेंगे तो सबकी फूड की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ अ बेसिक नीड. तो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा करना पड़ेगा. फॉर दैट वी नीड लैंड. तो उसकी वजह से क्या करते हैं, हम ट्रीज़ को कट करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं ताकि कल्टीवेशन के लिए हमें लैंड मिले. सेकेंड वन इज़ बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़. पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो सबको रहने के लिए जगह भी चाहिए, तो उसके लिए भी डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं. एंड वी ऑल नीड मनी फॉर आवर सर्वाइवल. हमारे सर्वाइवल के लिए हमें पैसे चाहिए, जिसके लिए हम बिजनेस या तो फैक्ट्रीज़ करते हैं, उसके लिए भी हमें लैंड चाहिए. सो ट्रीज़ को कट किया जाता है, जिसकी वजह से भी डिफोरेस्टेशन होता है. नेक्स्ट इज़ मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल. हम वुड को फर्नीचर के लिए, इवन एज अ फ्यूल भी हम उसको यूज़ करते हैं. पेपर्स भी कहाँ से बनते हैं, तो वो भी वुड में से बनते हैं. सो फॉर दिस काइंड ऑफ द पर्पजेज वी कट ट्रीज. इवन कुछ मेडिसिन्स भी हमें ट्रीज से मिलती है, तो उसके लिए भी उन पर्टिकुलर ट्रीज़ को हम कट करते हैं. सो दीज आर द कॉजेज़ कि इन सब रीज़न से हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है. एंड यू मे ऑब्जर्व ऑल दीज आर द रीजन्स ऑफ द ह्यूमन इंटरफियरेंस. ये जो सारे रीजन्स दिए हैं ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों का हाथ है डिफोरेस्टेशन के पीछे. Some natural causes of deforestation are forest fire and severe droughts. कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी है डिफोरेस्टेशन के, जैसे कि किसी भी फॉरेस्ट में आग लगती है, या तो वहाँ पे ड्रोट्स होता है, दुकाल होता है, बहुत सालों तक पानी ही नहीं आता है, रेनफॉल नहीं होता है. सो उसकी वजह से भी डिफोरेस्टेशन होगा, बिकॉज किसी भी ट्री के डेवलपमेंट के लिए एयर, वाटर एंड सनलाइट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं. अगर ड्रोट हुआ, रेनफॉल ही नहीं होगा, देन प्लांट्स जो है उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, एंड धीरे धीरे ट्रीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द फॉरेस्ट फायर. अब देखो यहाँ पे आग लगी है फॉरेस्ट के अंदर, बिकॉज जब भी ड्राई जो ट्रीज़ हैं उनके बीच अगर फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन की वजह से फायर कैच होती है, और ये पूरे जो फॉरेस्ट है उसमें स्प्रेड आउट होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे जो ट्रीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे. नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिफोरेस्टेशन. वी हैव डिस्कस्ड रीज़न कि डिफोरेस्टेशन क्यों हो रहा है. कुछ कॉजेज़ जो हैं वो ऐसे हैं कि जो हम अपनी सेल्फिशनेस के लिए, हम अपने ही यूज़ के लिए ट्रीज़ को कट कर रहे हैं. इवन सम आर दी नेचुरल रीजंस. ये डिफोरेस्टेशन तो हुआ. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये डिफोरेस्टेशन की इफ़ेक्ट क्या आती है. फर्स्ट वन इज़ इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ.
जैसे ही हम ट्रीज़ को कट करते हैं तो क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। एंड अनदर इज़ पॉल्यूशन लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, बिकॉज वी ऑल नो वेरी वेल कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स है उसको कंट्रोल करता है। बट डिफॉरेस्टेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। Next one is increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. You have already studied in your 7th class कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं। सो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो मेंटेन होता है, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स जो है वो एक्सेल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जबकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। सो ये बैलेंस रहता था सिस्टम। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेलिंग जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, बट उसके सामने हमने ट्रीज कट किए तो एक्सेप्टेंस तो कम हुआ। दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर लेवल गेट्स लोअर्ड। अब ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल भी धीरे धीरे कम हो रहा है। नेक्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। वी नो समवेयर समहाउ वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें प्लांट्स एनिमल्स सब की रिक्वायरमेंट है। अगर हम फॉरेस्ट को कट करेंगे डिफॉरेस्टेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर स्पीसीज ट्रीज़ के हैं, प्लांट्स के हैं जो हमने कट कर दिए। इवन सम ऑफ द एनिमल्स एंड इंसेक्ट सर्वाइव इन द फॉरेस्ट ओनली, तो वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो भी क्या हुए, एंडेंजर्ड होंगे। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द सेम चैप्टर। तो उसकी वजह से जो पूरा नेचर का बैलेंस है वो भी बिगड़ रहा है, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। इफ़ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज, अगर ऐसे ही हमने ट्रीज कट करना कंटिन्यूएशन में रखा, चालू रहा, देन व्हाट विल हैपन, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। बारिश भी कम होगी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम होगी। नेक्स्ट इज देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। इसकी वजह से नेचुरल कैलेमिटीज़ और वी कैन से नेचुरल डिज़ास्टर्स के भी चांसेस है, जैसे कि या तो फ्लड हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, या तो ड्रॉट्स के भी चांसेस है। सो दीज आर दी कॉन्सिक्वेंसेस। हियर यू कैन सी कि ये देखो पहले पूरा फॉरेस्ट जो था वो डेंस था, अब हमने बहुत सारे ट्रीज़ को कट कर दिया, जिसकी वजह से जो लैंड है ना वो पूरी बैरन हो चुकी है। Now let's discuss global warming. Plants need carbon dioxide for photosynthesis. This I have already told you. Deforestation will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. अब प्लांट्स जो है वो हमने कट किए, ट्रीज कट किए, सो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। एंड वी नो वेरी वेल कि सन रेज जो भी आते हैं ना वो अर्थ के ऊपर आते हैं। सम ऑफ द एनर्जी इज़ एक्सेप्टेड और वी कैन से एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, ये अर्थ एब्जॉर्ब करती है। बाकी की जो एनर्जी है ना वो रिफ्लेक्ट होती है, हीट रेज रिफ्लेक्ट होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है वो इस हीट रेज को एब्जॉर्ब करते हैं। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल काफ़ी कम था, अब डे बाय डे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। दैट्स वाई दिस रेड बैंड इज़ मोर, बिकॉज अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है देन इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट एनर्जी। तो क्या होगा, हीट जो है वो अर्थ के ऊपर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। एवरी ईयर टेम्परेचर एवरेज जो है वो 2 to 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस। नेचुरल इफेक्ट थी तब टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं था, अब टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, सनरेज की जो रिफ्लेक्टेड हीट है उसको एब्जॉर्ब किया। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। अब अर्थ के टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज़ होता है तो पूरी जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इवन
उसकी वजह से रेनफॉल भी कम हो सकता है। हियर यू कैन सी देयर आर सम ट्रीज़ जब होते हैं तो उसकी वजह से जो भी वाटर इवेपोरेट होता है वो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, और कूल एंड वेट जो है वो एटमॉस्फेयर रहता है, वेदर अच्छा होता है। बट ट्रीज़ कट होने के बाद आप देख सकते हो कि जो भी इवेपोरेट हो रही है, जो भी एयर है, एयर करंट, वो ड्राई है। सो डेज है वो वार्म एंड ड्राई रहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज डेजर्टिफिकेशन। Trees prevent soil erosion. As you have already studied in your previous classes कि जो रूट्स होते हैं ना वो सोइल को होल्ड करके रखते हैं। अगर हमने ट्रीज़ कट किए तो क्या होगा कि सोइल जो है वो होल्ड होके नहीं रहती है, जिसकी वजह से सोइल का इरोजन होगा। अब ट्रीज़ जो है वो सोइल को इरोज नहीं होने देते। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। अब क्या हुआ, ट्रीज़ को हमने कट कर दिया, सो टॉप लेयर जो है वो धीरे धीरे रिमूव होता जा रहा है, जिसकी वजह से कौन सा लेयर ऊपर आएगा, लोअर हार्ड एंड वो रॉकी लेयर्स होते हैं जो ऊपर के साइड हमें दिखेंगे। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। अब ग्रेजुअली क्या होगा कि जो भी फर्टाइल लैंड्स है वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगेगी, बिकॉज जो भी हार्ड एंड रॉकी लेयर्स होते हैं उसके ऊपर हम प्लांटेशन या कल्टीवेशन नहीं कर सकते। सो दिस लीड्स टू द डेजर्टिफिकेशन। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ट्रीज जब थे तब काफ़ी ग्रीनरी थी, डेजर्टिफिकेशन की वजह से ड्रॉट्स आते हैं, इवन सोइल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी इफेक्ट है, वेदर में भी काफ़ी चेंज है, दैट यू कैन कंपेयर बोथ। इस साइड जो है वो नेचुरल, जब प्रीवियस ट्रीज़ ज़्यादा थे तब की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, और ये जो आपको वेदर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन दिखाई है वो डेजर्टिफिकेशन की है। इट लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी सॉइल की। द इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ रिड्यूस, सो देर आर फ्लड्स। अब जो ज़मीन है ना, इनफिल्ट्रेशन रेट, इट मीन्स ज़मीन जो पानी को एक्सेप्ट करती है उस रेट को इनफिल्ट्रेशन रेट बोला जाता है, और ये इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वो रिड्यूस हो चुका है। इट मीन्स कि ज़मीन जो है वो ज़्यादा पानी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, ग्राउंड लेवल पे वाटर जो है वो कम जाएगा। सो उसकी वजह से क्या होगा कि फ्लड के भी चांसेस रहते हैं। सो दीज आर द इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमने डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है ये डिस्कस किया, देन उसकी इफ़ेक्ट क्या होती है पूरे अर्थ के ऊपर वो हमने डिस्कस किया। सो फ्रॉम दैट डिस्कशन हमें इतना पता चला कि फॉरेस्ट है, प्लांट्स है, इन सब का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, सो वी शुड कंजर्व दैम। नाउ लेट्स सी व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Biological diversity or biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment. अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या तो हम बायोडाइवर्सिटी किसको बोलेंगे कि अर्थ के ऊपर वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इवन ये एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं, लेट्स सी। हियर यू कैन सी 3 स्फीयर ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर इट मीन्स जो वाटर बॉडीज है, लिथोस्फीयर इट मीन्स लैंड का जो पोर्शन है दैट इज नोन एज लिथोस्फीयर, एंड एटमॉस्फेयर इट मीन्स एयर विच इज़ मिक्सचर ऑफ द गैसेज। हमने डिफॉरेस्टेशन के अंदर ये डिस्कस किया कि लिथोस्फीयर इट मीन्स सॉइल की प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं जैसे डेजर्टिफिकेशन होता है। हाइड्रोस्फीयर में कैसे इफेक्ट आएगा, तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हुई है, सो हाइड्रोस्फीयर इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। एटमॉस्फेयर कैसे अफेक्टेड है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, पॉल्यूटेंट्स जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, सो एटमॉस्फेयर भी अफेक्टेड है। ये तीनों रीजन देखिए यहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं। दिस रीजन इज़ नोन एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ द ओनली रीजन जहाँ पे लिविंग बींग्स जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। लिविंग बींग्स का जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ इसी स्फीयर में है।
बिकॉज किसी भी लिविंग बींग को सर्वाइव करने के लिए एयर, वाटर एंड लैंड इन तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। एज आई सेड, ये तीनों स्फीयर अफेक्टेड है, सो डेफिनेटली वो सारी इफेक्ट इस बायोस्फीयर पे भी आती है। सो वी कैन से वी आर directly or indirectly in relation with the environment. To protect our flora and fauna and their habitats, protected areas called sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been earmarked. अब ये फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो बनाए हैं, so they can survive freely. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited here. अब जो भी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है या तो नेशनल पार्क्स होते हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, वहाँ पे हम प्लांटेशन नहीं कर सकते, कल्टीवेशन, इवन हंटिंग, पोचिंग, इन सब के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होता है, दे आर प्रोहिबिटेड। इवन इफ़ वी ट्राई टू डू एनीथिंग, अगर हम किसी एनिमल्स को हार्म करने की ट्राई करेंगे या तो किसी प्लांट्स या ट्रीज़ को कट करेंगे, देन वी मे गेट सम पनिशमेंट। नाउ व्हाट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ लार्ज एरिया of protected land for conservation of the wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribal living in the area. अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? तो एक लार्ज एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्शन मिलता है, प्लांट्स एंड ट्रीज को भी मिलता है, एज वेल एज एनिमल रिसोर्सेज जितने हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड ट्राइबल्स जो है वो मोस्टली फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनकी ट्रेडिशनल लाइफ जो होती है उनको भी प्रोटेक्शन मिलता है। हियर यू कैन सी द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द पचमारी रीजन विच इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, एंड इन दिस यू कैन सी पचमारी सेंचुरी एंड बोरी सेंचुरी आर 2 सेंचुरीज, ये ग्रीन कलर की एंड ये यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों सेंचुरीज है। एंड सतपुरा नेशनल पार्क इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन दिस पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे पूरे जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, इवन ट्राइबल्स जो है उन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। दे कैन लिव फ्रीली इन दिस बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्लोरा एंड fauna? The plants and animals found in a particular area are termed as flora and fauna of that area. किसी भी पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर जो भी प्लांट्स ग्रो होते हैं, दोज आर नॉन एज फ्लोरा, एंड जो एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव करते हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उनको फोना बोला जाता है। लाइक गुजरात के अंदर जो मैंगो है वो काफ़ी फेमस है, सो मैंगो ट्रीज जो है दे कैन बी कंसिडर्ड एज फ्लोरा ऑफ गुजरात। एंड लायन जो है वो गिर के फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, वी कैन से दोज आर दी फोना ऑफ गुजरात। दिस वाइल्ड लाइफ डॉग, वुल्फ एंड चीता आर फोना ऑफ पचमारी रीजन। जामुन ट्री and fern tree are flora of the Pachmari region. Endemic species. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. फ्लोरा एंड फोना जब हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था वो क्या था कि एक रीजन के अंदर जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो होते हैं उनको हम फ्लोरा एंड फोना बोलते हैं। बट अगर कोई प्लांट्स या एनिमल्स जो है वो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पाए जाते हैं, देन उनको हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द वाइल्ड मैंगो एंड दिस इज़ द जाइंट स्क्विरल। ये दोनों सिर्फ पचमारी रीजन के अंदर मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। सो वी कैन से दिस टू आर द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ दैट रीजन। नाउ एनिमल्स, whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals. अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि वो इतने कम हो रहे हैं कि शायद वो एक्सटिंक्शन के फेज़ में है कि
फ्यू ईयर्स के बाद वो देखने को ही नहीं मिलेंगे। उस टाइप के एनिमल्स को हम एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं। बारासिंगा, टाइगर एंड वाइल्ड बफेलो आर एंडेंजर्ड इन द पचमारी रीजन। अब बारासिंगा, टाइगर एंड वाइल्ड बफेलो जो है ये तीनों पचमारी रीजन के एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ दैम। नाउ व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? Wildlife sanctuary are areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वो विदाउट डिस्टर्बेंस अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से निकाल सकते हैं। इवन उनको जो भी हैबिटेट है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। Killing, that is poaching or capturing of animals is strictly prohibited. अब वहाँ पे एनिमल्स का हंटिंग या तो उनको कैप्चर करना ये अलाउ नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ किया तो एज आई सेड इन प्रीवियस क्लास पनिशमेंट होती है गवर्नमेंट से। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बर्शलैंड्स इन द डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स। अब इंडिया जो है ना वो अगर आप देखो तो बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में भी काफ़ी डाइवर्स है। तो यहाँ पे यूनिक सेंचुरीज है, जैसे कि ब्रॉड लेवल के फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट भी है, एंड अगर बिग रिवर्स है उनके नियर बाय डेल्टाज पे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। नाउ यू मे थिंक कि जो जू होता है वहाँ पे भी तो एनिमल्स को हम अच्छे से उनको जो भी हैबिटेट होता है उसी टाइप का हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जू? तो जू के अंदर ना उनके पास एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, इवन उनके पास कुछ लिमिटेशंस है, दे कैन नॉट मूव फ्रीली, वो अच्छे से फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर आपने जू विज़िट किया होगा तो शायद वहाँ पे आपने ये देखा होगा कि उस एनिमल्स को जिस टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए उस टाइप के पेड्स भी वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, उनको जो फूड चाहिए वो भी प्रोवाइड किया जाता है, बट वहाँ पे फ्रीडम नहीं होती है। गिर नेशनल पार्क, गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड एस सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी आर लोकेटेड इन गुजरात। अब यहाँ पे हमने कुछ गुजरात के नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में डिस्कस किया है। गिर नेशनल पार्क एंड गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो है वो गिर के अंदर सासन में है। वाइल्ड एस सेंचुरीज़ जो है वो कच्छ में भी है एंड सुरेंद्र नगर के नियर बाई भी है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है दैट इज़ नियर टू दी अहमदाबाद, जो सानन डिस्ट्रिक्ट के नियर बाई है। दीज आर लोकेटेड इन गुजरात। नाउ व्हाट इज नेशनल पार्क? नेशनल पार्क are areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. नेशनल पार्क जो है वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे ये फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको वो यूज़ कर सकते हैं। दे आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट whole sets ऑफ इकोसिस्टम्स। ये इतना डाइवर्स है और बड़ा भी इतना है कि पूरे इकोसिस्टम को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। नेशनल पार्क के अंदर फ्लोरा इट मीन्स बहुत सारे प्लांट्स, जितने भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स है उस पर्टिकुलर एरिया के उनको भी प्रिजर्व किया जाता है। वहाँ के फोना इट मीन्स वैरायटी ऑफ द एनिमल्स को भी प्रिजर्व किया जाता है। लैंडस्केप को भी मतलब फॉरेस्ट को भी प्रिजर्व किया जाता है एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट अगर कुछ मिले हैं उस पर्टिकुलर एरिया में तो उनको भी प्रिजर्व किया जाता है। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुरा नेशनल पार्क जो कि पचमारी रीजन के अंदर है, पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है, वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट था इंडिया का। रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर ना कुछ रॉक शेल्टर्स भी मिले हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो उन्होंने ना केव के अंदर कुछ पिक्चर्स स्टोन्स के ऊपर बनाए हैं। फ्रॉम दिस काइंड ऑफ द पिक्चर्स
we can predict the life of the early people. Total 55 rock shelters have been identified in the पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व. हमने पचमारी बायोस्फीयर रीजन जो है वहाँ पे ऐसे 55 रॉक शेल्टर्स है. इवन इनको भी अच्छे से रिजर्व किया जाता है, इनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है. नाउ प्रोजेक्ट टाइगर. टाइगर इज वन ऑफ द मेनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट. अब टाइगर जो है ना वो बाकी सारे स्पीसीज में से एक ऐसा है कि जो डिसअपियर हो रहा है, धीरे धीरे इनके नंबर्स काफ़ी कम हो रहे हैं. प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री. अब टाइगर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ही गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया. The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. अब ये टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो क्यों लॉन्च किया? तो मेन पर्पज़ यही है कि जो भी टाइगर्स हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर सके और इनका जो पॉपुलेशन है वो भी मेंटेन हो. तो ये एंडेंजर्ड एनिमल्स जो हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्शन मिले. अदरवाइज़ क्या होगा कि ये भी एक्सटिंक्शन लिस्ट में आ जाएंगे. जैसे हम सब ने डायनासोर का नाम सुना है, पिक्चर देखा है, बट इन रियलिटी वी हैव नॉट सीन इट. हमने डायनासोर रियलिटी में नहीं देखा है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द एक्सटिंक्टेड एनिमल. नाउ एनिमल्स एंड अस. नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एनिमल एंड अस? आर वी इंटरकनेक्टेड और नॉट? व्हाई शुड वी कंजर्व दैम? Small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. जनरली बिगर एनिमल्स जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए खुद फाइट कर सकते हैं और स्मॉल एनिमल्स जो है ना वो और भी डेंजर कंडीशन के अंदर है, वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के लेवल के ऊपर है. दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स. वी नो वेरी वेल कि फूड चेन के अंदर बहुत सारे एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द फूड चेन. जैसे सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर केमिकल रिएक्शन होकर प्लांट्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ये सपोज ग्रास होपर जो है वो प्लांट्स को खाते हैं, फ्रॉग ये ग्रास होपर को खाता है. देन स्नेक्स जो है वो फ्रॉग के ऊपर डिपेंडेंट है. देन ईगल, देन उनका डिकम्पोजिशन होता है एंड वापस सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है. सो दिस इज़ द एंटायर साइकिल. अब मान लो कि ग्रास होपर नहीं रहेंगे, देन व्हाट विल हैपन? फ्रॉग को अपना फूड जो है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा. अगर फ्रॉग को प्रॉपर फूड नहीं मिला तो धीरे धीरे नंबर ऑफ फ्रॉग्स भी कम होते जाएंगे, जिसकी इफेक्ट स्नेक्स के ऊपर आएगी. तो यार वी कैन से कि अगर एक भी एनिमल या एक भी इंसेक्ट इसके बीच में से निकलता है देन पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है. सो इसके ऊपर से शायद अब आप समझ सकते हो कि इन सब का इक्वली इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर भी. बिकॉज अगर एक भी इसके अंदर से निकला तो पूरी इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. What is ecosystem? An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with the non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. अब इकोसिस्टम क्या है कि इकोसिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन क्लाइमेट, सोइल, रिवर, ये सब जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे इकोसिस्टम होती है. बिकॉज कोई भी लिविंग बीइंग है उनके सर्वाइवल के लिए कुछ नॉन लिविंग थिंग्स की भी रिक्वायरमेंट है. जैसे हमें क्लाइमेट जो है वो प्रॉपर चाहिए, सोइल इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू अस, रिवर इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट टू अस. तो ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, ये सबको अगर कंबाइन किया जाए देन वी कैन कंसिडर इट एज एन इकोसिस्टम. नाउ व्हाट इज रेड डेटा बुक? रेड डेटा बुक इज द सोर्स book which keeps a record of all the endangered animals and plants. अब
इवन इंडिया के अंदर एंड इंटरनेशनली भी हर एक एनिमल्स एंड प्लांट्स जितने भी हैं उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि अगर वो एंडेंजर्ड एनिमल्स है, जैसे उनका पॉपुलेशन बहुत कम हो रहा है ईयर बाय ईयर, देन उनको रेड डेटा बुक में मेंशन किया जाता है। सो रेड डेटा बुक जो है वो सोर्स है जहाँ से हमें जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स है उसका रिकॉर्ड मिलता है। नाउ व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन इट मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। नाउ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस। अब माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ना वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आते हैं बिकॉज जहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं वहाँ पे जब भी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो उनके लिए बेरेबल नहीं होती, जब वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते तो वो दूसरी प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे उनका सर्वाइवल इजीली हो सकता है। तो ये क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से माइग्रेशन करते हैं। और जो बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं मतलब अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में आते हैं उनको माइग्रेटरी बर्ड्स बोला जाता है। हियर यू कैन सी सम पिक्चर्स ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स। इवन जो ये नल सरोवर सेंचुरी है वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो विंटर सीजन के अंदर इंडिया के अंदर नल सरोवर के सेंचुरी में आते हैं। नाउ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, वी नो वेरी वेल पेपर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द ट्रीज। तो हमें पेपर बनाने के लिए भी ट्रीज को कट करना पड़ता है। इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ द पेपर। अगर हमें 1 टन पेपर बनाने हैं तो हमें 17 पूरे ग्रोथ हो चुके हैं ऐसे एडल्ट ट्रीज को कट करना पड़ता है। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। जो पेपर हम यूज़ करते हैं उसको हम 5 to 7 टाइम्स रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब एक बार यूज़ कर लिया देन जो भी वेस्टेज है उनको हम कलेक्ट करके वापस उसमें से न्यू पेपर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज़ यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। हमें पेपर को सेव करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। इवन जो भी हमने पेपर्स यूज़ किए उनका कहीं और प्लेस पे भी रीयूज़ करना चाहिए। एंड अब लगे कि अब रीयूज़ करने जैसा नहीं है देन वी शुड रिसाइकल इट। इफ़ वी डू so the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced। अगर हम उसको सेव करते हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, रीयूज़ करते हैं एंड रिसाइकल भी करते हैं तो जितने हार्मफुल केमिकल्स चाहिए पेपर्स बनाने के लिए वो भी कम यूज़ करने पड़ेंगे। हियर यू कैन सी द एंटायर रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर। जैसे पेपर एक बार बन गया, हम क्या हुआ कि यहाँ पे पेपर मेकिंग प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वो सेल हुए, हमने वो पेपर्स कंज्यूम किए, मतलब कहीं ना कहीं यूज़ किया। अब यूज़ करने के बाद जब वो वेस्ट है तो वेस्ट को कहीं पे कलेक्ट करो, देन उसको ट्रांसपोर्ट करो फैक्ट्रीज़ के लिए, देन वापस उसका पल्पिंग होता है, देन क्लीनिंग होता है, अगेन उसमें से हम पेपर बना सकते हैं। सो दिस इज़ द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अगर हम पेपर का रिसाइकलिंग करेंगे, पेपर को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे तो भी हम ट्रीज़ को सेव कर सकते हैं। बिकॉज 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ जब हम काटते हैं देन ओनली वी कैन हैव 1 टन ऑफ द पेपर। नाउ व्हाट इज़ रिफॉरेस्ट्रेशन? नाउ दीज आर दी ऑप्शंस कि अगर हमें एनिमल्स को एंड प्लांट्स को कंजर्व करना है, जो भी एटमॉस्फेयर है उसको भी पॉल्यूशन से बचाना है, then what we can do? The best option is reforestation. Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. हमने बहुत सारे ट्रीज़ कट तो कर ही लिए हैं ऑलरेडी, इवन हम अभी भी ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, बट अगर हमें ये डिस्ट्रॉय नहीं करने हैं, उनको वापस रीस्टॉक करने हैं फॉरेस्ट को, तो हम क्या कर सकते हैं? हम न्यू ट्रीज़ जो है वो प्लांटिंग कर सकते हैं, विच इज़ नॉन एज रिफॉरेस्ट्रेशन। If the deforested area is left undisturbed, it re-establishes itself. You know very well कि हम कहीं पे फॉरेस्ट में ट्रीज़ प्लांट करने नहीं गए थे, ट्रीज़ जो है वो अपने आप धीरे धीरे जो है उनका प्लांटेशन हुआ। तो अगर इवन हम फॉरेस्ट का जो एरिया है ना उसको डिफॉरेस्टेड एरिया को हम
डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फर्दर वहाँ पे अगर हम ट्रीज़ कट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो रीएस्टेब्लिश हो सकता है। If we have to retain our green wealth for generations, plantation of more trees is the only option. अगर हमें वापस ग्रीन वेल्थ लानी है, नेक्स्ट जनरेशन का भी हमें अगर फ्यूचर सोचना है, तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा ट्रीज़ जो है वो ग्रो करने चाहिए। दैट इज़ दी ओनली ऑप्शन विथ अस। अगर ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो नहीं करते हैं तो जितने हम कट करते हैं उसके सामने उतने जो ट्रीज़ है वो ग्रो करने चाहिए। इवन यू कैन प्लान वन थिंग कि आप अपने बर्थडे पर, एवरी बर्थडे पे एक जो ट्री है वो प्लांट करो। अगर हर एक फैमिली मेम्बर ये चीज़ फॉलो करना स्टार्ट करेगा, देन ऑल्सो वी कैन सेव अवर एनवायरनमेंट। Forest Conservation Act is aimed at preservation and conservation of the natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest. गवर्नमेंट ने क्या किया, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की जो एक्ट है वो भी लगाई है, जिससे फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट है और नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं, उनको हम कंजर्व भी कर सकते हैं, ताकि लोगों की जो बेसिक नीड्स है नियर बाय एरिया के लोगों की वो भी फुलफ़िल हो पाए। सो आई होप you have understood the importance of the forest and why we should conserve plants and animals. We have completed discussion of entire chapter. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it by pressing the bell icon on the right hand side. Thank you.